YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कैप्टन अभिमन्यु अपने आवास से निकले थे और विधानसभा पहुंच चुके हैं अंदर कार्यवाही में शामिल होने के लिए, लेकिन पत्रकारों से बातचीत की थी। क्या कुछ कहना था उनका, ये जानते हैं। देश के जन जन के कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम किया है वह काम और आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास का जो हमारा संकल्प है, जिस प्रकार से हमने साकार करने का पिछले 4 वर्षों में प्रयास किया है, भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति का, एक एक घर में हम जो बजट है उसका लाभ पहुंचा सकें, इस प्रकार का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है। और हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो स्वर्ण जयंती वर्ष में मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लिया था, उसको साकार करने की दिशा में यह बजट अपना भूमिका निभाने का काम करेगा। तो हम कई बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में क्या क्या हो सकता है, क्या मुद्दे लोगों की है, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कैप्टन अभिमन्यु एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, एक बार फिर से उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ है बजट एक्सपर्ट गुरदीप सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार है केसी मलकानिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र सिंह जादौन साहब, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता गृहिणी है मोनिका अरोड़ा जी। मोनिका अरोड़ा जी, फिर से आपके पास आ जाते हैं। अब ये आप बताइए कि गृहिणियों को तो आपने बता दिया कि बहुत सी उम्मीदें ज़्यादा ही हैं, लेकिन असल में महिला सुरक्षा की भी आपने बात की है, और जब बात शिक्षा की होती है तो उसको लेकर क्या लगता है कि जो बेटियां हैं या जो अभिभावक है, माता पिता है, उनको वाकई में जो एक वायदा, एक दावा किया जाता है कि 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज होगा, क्या वो धरातल पर आपको लगता है कि पहुंच पाया है? और अब की बार क्या लगता है कि अब एक मौका और देना चाहिए सरकार को कि अपने लक्ष्य को पूरा कर सके? बिल्कुल, मौका तो हम लोग हर बार ही देते हैं और इस बार भी दे रहे हैं कि अगर जो वादे किए हैं उनको निभाए सरकार तो बहुत अच्छी बात है। मनोहर सरकार का ये जो बजट आने वाला है, जाहिर सी बात है नाम के अनुरूप हो तो अच्छा है, महिलाओं और बेटियों के मन को मोहने वाला भी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा जैसा कि वादा किया गया था 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज होगा, और कॉलेज या विद्यालय या महाविद्यालय कहा जाए तो अभी तक उन वादों पर खरा नहीं उतरा गया है। मुझे नहीं लगा कि कोई नए कॉलेज या नए आयाम को इन्होंने खड़े किए महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, बेटियों की शिक्षा को लेकर के। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर बार दिया जाता है, और बेटियां कब पढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगी, उसके प्रारूप अभी तक तय नहीं हुए हैं, और कितनी उनको सुरक्षा मिलेगी, कितनी उनके लिए जो वायदे हैं वो कितने खरे साबित होंगे, उस पर सभी बेटियों की निगाहें हैं और पूरा हरियाणा इसको देख रहा है। तो हमें भी है इस चीज से उम्मीद। ठीक है जादौन साहब, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया पिछले बजट में, कितना प्रावधान किया गया, आपकी बार क्या कुछ उम्मीदें आपको लगती हैं? देखिए, हरियाणा में जो है शिक्षा पर काफ़ी जो बजट एलोकेशन होता है काफ़ी टॉप पर रहा है एलोकेशन, कम नहीं रहा है। लेकिन अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है कि इतना बजट आप अलॉट कर रहे हैं तो उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, और उसमें आपने क्या क्या योजनाएं शामिल की हैं बजट को खर्च करने के लिए, इस पर ये निर्भर करता है। ये है कि हरियाणा में शिक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता रहा है कि अभिभावक ये चाहते रहे हैं, गाँव के अभिभावक, कि उनके गांव के करीबी जो है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन के बाद या जो मिडिल एजुकेशन है, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन की व्यवस्था वो करीबी हो, तो सरकार को कुछ अपने पैरामीटर में और रिलैक्सेशन देना चाहिए। बीच में ये देखने में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों से मांग उठ रही है कि वो अपनी बेटियों को वह दूर नहीं भेजना चाहते, वो चाहते हैं कि कॉलेज की व्यवस्था करीबी हो, और सरकार उसको डिनाई करती रही, फिर आंदोलन होते रहे। इस तरह की काफ़ी कुछ घटनाक्रम पिछले 1 साल के दौरान देखने को मिले हैं। तो सरकार को इसमें कंसीडर करना चाहिए। फिर वो बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, कम पॉपुलेशन पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएं, बिल्डिंग कहाँ से मिलेगी, जमीन कहाँ से मिलेगी, ये तमाम सवाल तो इनको सॉर्ट आउट करने का काम तो सरकार का ही है। सरकार तो एक मैनेजमेंट ही तो है। अगर सरकार में पॉलिसी और मैनेजमेंट नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो सरकार ही क्या है? फिर तो लोग कहते हैं कि तो एनार्की होगी। तो ये एनार्की से बचना चाहिए। एनार्की कई तरह की हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की हो। आप किसी भी फील्ड में अगर उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो उसको यही कहा जाएगा कि एनार्की हो रही है। ठीक है, एनार्की से सरकार को बचना चाहिए। ठीक है, मलकानी साहब, स्वास्थ्य को लेकर भी बात कर ले। सबसे जरूरी तो यही है, स्वास्थ्य तो सब कुछ है, पहली पूंजी, पहला सब कुछ वही होता है। तो क्या लगता है इस बजट में क्या होगा? देखो, स्वास्थ्य जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान स्वस्थ होगा तो प्रदेश का विकास होगा। परंतु हरियाणा सरकार ने काफ़ी दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में इलाज है वो मुफ्त कर रखा है, कईयों की दरें कम कर रखी है, और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मलेरिया है, दूसरी
जो महामारियां फैलती हैं उनको रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। एम्स भी अब आ रहा है व्यवस्था जी, का, रेवाड़ी में उसका भी जिक्र होगा बजट में। सफाई का व्यवस्था का जो वो पूरा ख्याल रखना चाहिए, और जो नगर निगम वगैरह है इनको ज़्यादा से ज़्यादा सफाई के लिए जो है प्रावधान करना चाहिए। बजट में कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान अवश्य होना चाहिए। स्वस्थ, अगर इंसान स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है, प्रदेश स्वस्थ है, और विकास की राह पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जादव साहब, जैसे कि मैंने कहा कि एम्स 22वां कह रहे हैं बन रहा है रेवाड़ी में, और केंद्र सरकार ने भी इसका जिक्र किया था और घोषणा की थी। काफी खुशी दिखाई दी है हरियाणा वासियों में भी, और बीजेपी सरकार है जो राज्य की वो तो बहुत ज्यादा गदगद थी। क्या लगता है, उसका तो बखान किया ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ स्वास्थ्य को लेकर मिल सकता है हरियाणा वासियों को? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास डॉक्टरों की कमी है। ये कर तो रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। हर जिले में मेडिकल स्टोर का जो पहले से लेके चल रहे हैं कि जो इन्होंने डिक्लेरेशन किया हुआ है कि हर जिले में एक मेडिकल स्टोर खोल देंगे, एक मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, तो उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट 5 साल में हो नहीं पाया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचा। मेडिकल कॉलेज खोल जाए तो तमाम लोगों को उस एक्सपर्ट लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपके डॉक्टर्स तैयार होते हैं। अब डॉक्टर्स की पूरे देश में कमी है। डॉक्टर्स की तो दूसरे स्टेट्स में चले जाइए, वहां भी ये कमी दिखाई देगी। तो डॉक्टर्स को लगता है कि उनके लिए एक प्राइवेट क्षेत्र भी खुला हुआ है, तो यहाँ जो है वो गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट क्षेत्र को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्राइवेट क्षेत्र की अपनी विसंगतियाँ हैं, वहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन भी है, एक्सेस रिकवरी, एक्सेस जो है वो फीस और चार्जेस, ये इस तरह की अपनी समस्या है। और वो जो है डॉक्टर्स को अच्छा जो है पेमेंट करते हैं, अच्छा जो उनको सैलरी और अलाउंसेज मिलते हैं, तो लोगों के लिए जो है डॉक्टर्स के लिए सरकारी सर्विस जो है अट्रैक्टिव नहीं रही। सरकार को कुछ करना चाहिए इसमें। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को। डॉक्टरों से व्यवस्था है कि कितने क्या चार्जेज होने चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सब बातें होंगी। बिल्कुल। तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर मनमाने तरीके से करेगा तो वो चर्चा भी हमने बहुत की जादव साहब देगा, इस मसले पर भी चर्चा हमने बहुत की है सरकारी सेवाओं में। तो ये इस संकट से निपटने के लिए इसको कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। गुरदीप जी, अब आपके पास आएंगे सर। जो वित्त मंत्री होते हैं या सरकार ही कह लीजिए, उनका क्या इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहता है कि किन चीजों से रेवेन्यू आए और स्थायी रेवेन्यू आए, उससे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे ही ज्यादा फायदा है सरकार को और प्रदेश को भी, ताकि जो कर्ज है वो भी ना बढ़े और जो खर्चा है वो भी मेंटेन रहे कहीं ना कहीं। नहीं, जैसा मैंने बताया कि स्थायी जो रेवेन्यू जहाँ से गवर्नमेंट को जनरेट होते हैं स्टेट में, तो यही है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, जीएसटी टैक्स हो गया, क्योंकि आपने कहा टैक्स भी नहीं लगना, पूरी उम्मीद है कि टैक्स नहीं लगेगा इस बजट में, कोई टैक्स नया नहीं होगा। टैक्स उन्होंने पिछले 2-3 सालों में भी नहीं लगाया, इस साल भी यही है कि वैसे रिस्क नहीं। हाँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मार्क ही है कि वो जो सा डेफिसिट है वो कैसे कवर होगा। लेकिन अब जैसे लैंड रेवेन्यूज में कलेक्शंस होती हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस में कलेक्शंस होती हैं, क्योंकि वैट है, अपन पेट्रोल और लीक्वर के ऊपर कहते हैं तो वो वैट ही है, उसके कलेक्शंस हैं। स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं जो स्टेट की हैं, ये ही साधन है उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने के। और इसके अलावा तो फिर बाकी तो फिर नज़र रहती है सेंटर के ऊपर कि सेंटर से जो इनको फंड्स मिलेंगे, जो स्टैच्यूटरी ग्रांट्स होती हैं जो है, यही। पंजाब सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर आपने देखा मलकाने साहब कुछ राहत दी थी पंजाब में राहत दी है और उसका असर पड़ता है। अगर आपके रेट ज़्यादा थे तो जो लोग पंजाब से आते थे या इधर आते थे वो बॉर्डर स्टेट में आकर हरियाणा से पेट्रोल डलवा लेते थे, चंडीगढ़ से डलवाते। अब जो रेट जो है वो कम हुए, मुझे तो लगता है हरियाणा से के बराबर हो गए बल्कि कम हो गए। तो उससे ये होगा जो पेट्रोल है वो डीजल है वो वहीं से भराएंगे और उससे इनकम बढ़ेगी और उसका जो है लाभ सरकार को भी पहुंचेगा। हो अच्छा है, लेकिन थोड़ा रेवेन्यू तो कम होगा। हरियाणा में जरूरत है कि नहीं है? हरियाणा में जरूरत है कि नहीं है? हरियाणा में तो इस समय बराबर ही है, पार ही है मेरा ख्याल नहीं। इसका रिस्क नहीं लेंगे, ये रिस्क नहीं लेंगे और इनकम फिर कम हो जाती है ना। वैसे तो सरकार जो वो टैक्स लगा देती है। मैंने देखा है पंजाब में जो है जब आप रजिस्ट्री कराते हैं ना या नक्शा पास कराते हैं
तो लेबर सेस लगा रखा है और कई टैक्स लगा रखे हैं जिससे इनकम होती है। वो जो इनकम है, जो टैक्स है, वो नजर नहीं आते जब आप नक्शा पास कराने जाएंगे। छुपे हुए टैक्स भी कोई होते हैं तो ऐसे बजट में ना बताएं आप। हाँ, लेबर सेस, मैंने तो हैरान हो गया कितना लेबर सेस है उसमें लगा रखा है और कई चीजें लगा रखी है। बजट में तो नहीं बताती सरकार ना, बजट में नहीं होता, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। एक और चीज हरियाणा और हर कोई प्रभावित नहीं होता उससे। वही होगा जो मकान बनाएगा ये करेगा। एक और फैक्टर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जो हरियाणा सरकार ने जो स्टेप लिया था पीछे, एक जो फिल्म उद्योग है उस, सुन रहे हैं, एक जो फिल्म उद्योग है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी कि भाई जो भी इस स्टेट में आके फिल्म बनाएगा और यहाँ के कलाकारों को लेगा तो उनको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। विधानसभा चलते हैं, कार्यवाही शुरू हो चुकी है, फिलहाल दर्शकों को दिखाते हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है। पिछली बार थोड़ी सी जब मैं छोटा ये लेके आया था बैग, तो साथियों ने, विपक्ष के नेता ने और साथियों ने भी कहा, और शायद कादियान साहब ने भी मजाक में कहा था कि भाई बैग बहुत छोटा लेके आए। इस बार पहले मैंने जो है ना ये झोला भेजा, मैंने कहा था कि तसल्ली हो जाए कि बजट में बहुत चीजें और भी हैं। ठीक है मंत्री जी, इस बारे में कथन पटल के ऊपर रख दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो डिटेल यहाँ पर पटल पर रखी गई है, अगर वो सबकी जानकारी में बता देते तो ठीक रहता। जानना चाहूंगी कि कितने सक्षम युवाओं को आपने जिले वाइज लिखा है कि इतनों को दी बेनिफिशरीज अंडर सक्षम युवा स्कीम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने बेनिफिट्स जो बेनिफिशरीज हैं उनमें से निकले कितने, क्योंकि ज़्यादातर जो सक्षम युवा के तहत जिन युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जो रोजगार प्राप्त किया है या भत्ता जिनको मिला है, एक तो उनमें से लगे कितने और लगातार रहे कितने और निकलते कितने गए। और दूसरा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इसमें क्या क्वालिटी ऑफ जॉब उनको क्या दी जाती है, व्हाट टाइप ऑफ जॉब हैज बीन गिवन टू दी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बताया गया है कि बीए, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, इंजीनियर हैं ये सब। और उसके बाद में, क्योंकि आप मंत्री जी इसका जवाब दे दें, फिर मैं एक सप्लीमेंट्री पूछूंगी। अध्यक्ष जी, सक्षम युवा योजना देश की एक पहली ऐसी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हरियाणा के अंदर हरियाणा के युवाओं को एक सहयोग के लिए ये योजना लागू की है, और इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी एक बहुत बड़ा लाभ इस योजना का मिल रहा है। और जो माननीय विधायिका जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बताना चाहूँगा कि अम्बाला के अंदर जो हमारे युवा हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, हमने इसको फेसिस के अंदर माननीय अध्यक्ष जी इस योजना को लागू किया है। पहले पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए इसके अंदर खोला था, और उसके बाद बीएससी ग्रेजुएट, फिर बीकॉम ग्रेजुएट, और उसके बाद ग्रेजुएट के लिए भी अब ये योजना चालू हो रही है। और इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, अम्बाला के अंदर 2143, भिवानी के अंदर 4661, चरखी दादरी में 695। अब जवाब तो देना पड़ेगा जी। एक मिनट नहीं मैडम जी, आपने क्या डिटेल में जवाब, उसने तो कहा कि पटल में रख दिया मैंने। मैं सारा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं डिटेल में बता। फरीदाबाद में 107, फतेहाबाद में 2477, गुरुग्राम में 119, हिसार में 4083, जज्जर में 2011, जींद के अंदर 3841, कैथल में 5643, करनाल में 5566, कुरुक्षेत्र में 3881, महेंद्रगढ़ में 1867, नूह में 288, पलवल में 459, पंचकुला में 657, पानीपत में 1963, रेवाड़ी में 538, रोहतक में 4218, सिरसा में 2335, सोनीपत में 2285, यमुनानगर में 7743। अध्यक्ष जी, ये जितने भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन अब तक हुआ है, इसका 57,580 युवाओं ने आज तक इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, और उसमें से हमने लगभग 30,200 युवाओं को इसके माध्यम से, सक्षम युवा के माध्यम से, उनको एक सहयोग करने का, उनको एक मानदेय के रूप में 100 घंटे अगर वो काम करेंगे तो उस 100 घंटे काम की एवज में उनको हमने 9,000 रुपये और 7,500 रुपये देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसमें
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये स्कीम है, इस स्कीम के अंदर जो स्नातकोत्तर है, जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा है, उसको हम 3,000 रुपये भत्ते के रूप में दे रहे हैं, और जो स्नातक है उसको 1,500 रुपये भत्ते के रूप में अलग से दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनिफिशरीज जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है उनकी सूची दी है, क्योंकि हमारी जानकारी में ये है कि जिले में, जैसे कि आपने झज्जर में 2011 का रजिस्ट्रेशन बताया है, ज्यादातर 60 या 70% से ज्यादा युवा जो हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वो 2 या 3 महीने तक काम करते हैं या 15 दिन के अंदर अंदर ही वो छोड़कर चले जाते हैं। तो माननीय मंत्री जी, केवल आप ये बता दें कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कितने युवा रजिस्टर करवा रहे हैं और कितने छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरा कि व्हाट टाइप, आप उनको किस तरह का रोजगार आप बात कर रहे हैं, और क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 6,000 ग्रेजुएट्स को और 9,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को, तो क्या ये उसी के तहत है या फिर ये अलग है? क्योंकि आपने 1,500 और 3,000 भत्ता देने की बात कही है। एक तो मेरा प्रश्न है कि किस तरह के कार्य इनको दिए जाते हैं, दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि क्या मोड ऑफ पेमेंट है और किन डिपार्टमेंट्स के तहत इनको नौकरियां नहीं कहूंगी, आपने कहा है जिस तरह से हमारा रूरल में मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, 100 दिन का रोजगार वो कम पढ़े लिखे या सेमी स्किल्ड के लिए था, आपने कहा कि 100 दिन का रोजगार आप पढ़े लिखे युवाओं को देंगे। तो आप कृपया माननीय मंत्री जी ये बताएं कि किस तरह का कार्य आप इन युवाओं को दे रहे हैं और कितने युवा रजिस्ट्रेशन के बाद छोड़ चुके हैं? एक तो माननीय अध्यक्ष जी, जो विधायिका जी ने कहा है रोजगार की बात, इसके अंदर कहीं भी हमने रोजगार देने की बात नहीं कही। हमने युवाओं को एक सहयोग की बात, भी वो घर में फ्री ना रहे। अगर युवा फ्री रहेगा तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते के ऊपर जाएगा। तो ये सरकार ने एक ऐसी लोकप्रिय योजना आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चलाई है कि जिससे युवा घर पे फ्री ना रहे और उसको कहीं ना कहीं कोई काम मिले। और हमने विभागों में अलग अलग 100 घंटे काम के बदले उनको हम 9,000 रुपये, 7,500 रुपये दे रहे हैं। वो काम हम उनको देख करके देते हैं कि कहीं पर भी किसी विभाग में अगर कोई कार्य है तो उस कार्य की एवज के अंदर वो युवा वहाँ पर कार्य करता है। और इसके लिए हमने 3 साल की टर्म इसके अंदर रखी है कि 3 साल तक युवा काम करेगा और उसको हम ये मानदेय देंगे, या 35 वर्ष, दोनों में कोई भी पहले हो जाएगा तो इस योजना से वो बाहर हो जाएगा। और इसके तहत जो विधायिका जी ने पूछा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने अब तक जो अलाउंस दिए हैं इसमें हमने जो स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, ऐसे 5,196 युवा हैं जिनको हम जो बेरोजगारी भत्ता है वो 1,500 और 3,000 रुपये दे रहे हैं। अब तक हमने 51 करोड़ 9 लाख रुपये डिसबर्स किया है। और दूसरे जो स्नातक और स्नातकोत्तर सक्षम योजना के अंतर्गत आते हैं, ऐसे 74,271 हैं अब तक। इनको हमने 209 करोड़ 57 लाख रुपए दिया है। कुल हमने अब तक 338.80 लाख रुपया देने का काम, इन बेरोजगार 338 करोड़ 80 लाख रुपया देने का काम हमने इन बेरोजगार युवाओं को किया है। मेरे केवल 2 सप्लीमेंट्री हैं कि केवल देखिए 57,000 युवाओं ने, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमटेक हैं, बीटेक हैं, इंजीनियर हैं और जो बीकॉम है, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है। जब ग्रुप डी की नौकरी निकली 20 लाख युवाओं ने उसमें भर दिया। तो जब इतने सारे बेरोजगार लाखों युवा हैं, केवल मात्र 57,000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और मैं ये जानना चाह रही थी कि रजिस्ट्रेशन के बाद कितने युवा इसको छोड़ रहे हैं। मंत्री जी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा केवल ये पूछना है किस प्रकार के काम, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जिन युवाओं ने सक्षम युवा के तहत एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था, अभी वो मुझे मिले और उन्होंने बताया कि उनको पशुओं को गिनने की जिम्मेवारी दी गई है। तो हमने सोचा शायद गाय भैंस की जिम्मेवारी, लेकिन उनको जो है विभागों में जहां पर बुलाया गया
कि किसके घर में कितनी गाय हैं, कितने भैंस हैं, कितने कुत्ते हैं, कितनी बकरियां हैं। इस तरह के काम बीटेक और एमटेक बच्चों को दिए गए। एक बच्चे जो एमसीए हैं, उनका बैच मुझे मिला, उनको आपने टॉयलेट्स की गिनती करने का काम दिया। कुछ बच्चे हैं जिनको खंबे पेंट करने का काम दिया। पिछले दिनों न्यूज़पेपर में ये आया था कि गौशालाओं में गोबर इकट्ठे करके उस पर क्या काम किया। इसीलिए आदरणीय मंत्री जी, केवल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो युवा बेरोजगार है उसको, दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव देम द एजुकेशन, द क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि जब आपने बताया है कि आप सभी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, इंजीनियर्स को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं केवल ये जानना चाह रही हूं किस प्रकार के कार्य उनको दे रहे हैं। तो ये तो पहले से ही चल रहा था, बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देने का तो काम पहले ही चल रहा था, तो इसमें कुछ खास नया नहीं है। तो आप मुझे केवल ये बता दें किस तरह के कार्य आप दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं इस विषय को थोड़ा, क्योंकि पूरक प्रश्न जो पूछे हैं हमारी आदरणीय सदस्या ने, पूर्व मंत्री हमारी गीता मुखल जी, पहली बात तो ये है कि ये योजना न तो इसको रोजगार माना जाए और न ही इनको जो पैसा मिलता है वो बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ये दोनों के बीच में एक योजना है। बेरोजगारी भत्ता के नाम से तो अलग से उसमें उल्लेख है कि 1500 रुपया और 3000 रुपया ये बेरोजगारी भत्ता होगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 100 घंटे काम के बदले में उनको 9000 रुपया, 7500 रुपया ये मानधन देंगे, यानी 1500, 3000 जो है उसकी अतिरिक्त 6000 रुपया है। पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 3000 और 6000 9000 होता है, ग्रेजुएट्स के लिए 1500 और 6000 7500 होता है। 100 घंटे काम लेंगे। अब ये काम क्या होगा इसका कोई उल्लेख कहीं नहीं है, केवल उनको व्यस्त रख करके उनको एक मानधन देना है ताकि वो लोग अपने घर में बैठे पढ़ लिख करके अपने घर में बैठे रहेंगे तो अपने माँ बाप पर बोझ बनेंगे, निराश होंगे। कम से कम उनको 3 वर्ष तक एक सहायता है, ये सहायता दी जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उस 3 साल में कुछ ना कुछ आगे बढ़ें। कहीं नौकरी करनी है नौकरी करें, कहीं फार्म भरना फार्म भरें, सरकारी नौकरी मिलती है सरकारी नौकरी लें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं, प्राइवेट नौकरी करनी है प्राइवेट नौकरी में जाएं। 3 साल उनको काम करते समय अपनी काम तलाशने के लिए उनको जेब से खर्च ना करना पड़े, उनको एक सहायता हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति 3 साल में भी अपना काम नहीं प्राप्त कर सकता, हम ये मानेंगे कि उसकी कहीं ना कहीं डिग्री तो वो ले आया है लेकिन वो काम करने में अपनी रुचि या तो दिखा नहीं रहा, या कहीं उसकी योग्यता उसकी डिग्री है लेकिन उसको कोई हुनर नहीं है, जिसको काम नहीं मिलता है, फिर हम उसको छोड़ भी देंगे। ये उसकी सहायता है, केवल कोई रोजगार नहीं है, किसी प्रकार नहीं है। हमने तो यहाँ तक कहा कि हमारे पास काम नहीं भी होगा तो हम तो फर्जी काम, जैसे अब मेरा अनुभव नहीं है, आप सब लोगों का तो आपका और हमारी कविता जी का अनुभव हो सकता है। सास जो होती है ना, वो सास अपनी नई आने वाली बहू को व्यस्त रखने के लिए कभी कभी गेहूं और चने मिला देती है, कहती है बेटा ले इसको अलग अलग कर ले। कोई काम नहीं है, जब अलग हो जाएंगे फिर मिला देगी, फिर दे देगी, अलग अलग कर ले। इनको 100 घंटे व्यस्त रखना, व्यस्त रख करके और उनको पैसा देना, हमारा ये हेतु है। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट उसका इतना ही बड़ा वादा बन गया कि वो कोई किसी चीज की गिनती नहीं गिन सकता, हमने उसको व्यस्त रखना है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। ये सर्वेक्षण करने का काम है। अगर किसी के पास व्यवसाय नहीं है, उसकी जरूरत है और वो 100 घंटे काम करके 9000 रुपये लेना चाहता है, वही आएगा, जबरदस्ती नहीं है। आ करके वापस भी जाता है वो, तो उसकी मजबूरी नहीं है वहां रहना, वो छोड़ के जाता है, इसका मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता है 9000 रुपये की, उसको कोई भी काम दिया जाएगा, उसके लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। जो अपने आप को अपने लेवल पर लेकर के चला गया, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं तो पशु नहीं गिन सकता, या मैं तो पेड़ नहीं गिन सकता, उसको पेड़ गिनने का काम दिया तो 9000 रुपया क्या उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 9000 रुपया कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं उसको आगे के लिए 3 साल की सहायता दी हमने। और बहुत लोग एक क्लेम लेकर के आ जाते हैं, हमको पक्का करो, हमको ये दो, हमको वो दो, हम उसी समय कह देते हैं ये एक सहायता की योजना है, इसको जब चाहोगे उस समय आप कहोगे उस दिन बंद कर देंगे। इसमें कहीं कोई रोजगार वाला मामला बिल्कुल नहीं है। रोजगार तो इसके बाद लेने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इस प्लेटफॉर्म में जैसा बताया कुल एप्लीकेंट्स आए 89,000,
जिसमें से अप्रूव हुए 74,000, क्योंकि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। उन शर्तों में यह है कि इससे ज़्यादा उसके परिवार की इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर एक परिवार की इनकम पर्याप्त है तो उसको 9,000 रुपये की महीने की जरूरत भी नहीं है, ये भी हम मानते हैं। ये जो डिजर्व करते हैं, जो व्यक्ति डिजर्व करता है, उन्हीं के लिए स्कीम है। और अप्रूव एप्लीकेशन जो हुई उसमें से 56,000 लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी काम दिया गया है। आज भी उसमें से 30,000 लोग काम कर रहे हैं। 13,000 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पक्की नौकरी अपना करके उसमें से छोड़ के जा चुके हैं, उनके रिकॉर्ड है हमारे पास। तो एक कहीं ना कहीं काम लगने के लिए उनका एक काम है कि 30,000 लोग आज भी काम कर रहे हैं। और इस समय 8 जिले ऐसे हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स कोई व्यक्ति बाकी नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास काम नहीं है। एक 0 उनका पेंडिंग लिस्ट है। 8 जिले ऐसे हो गए। हम चाहते हैं सब जिलों में ये पोस्ट ग्रेजुएट्स को पूरा काम है। असीम गोयल जी हो गए तीनों सप्लीमेंट्री कि सास बहू की बात, गवर्नमेंट का और अनएम्प्लॉयड यूथ का कोई सास बहू का रिश्ता नहीं है। It's the duty and responsibility. It's the duty and responsibility of the government to provide the employment to the unemployed youth. नहीं, कुछ नहीं है, व्यस्त रखने के लिए बात कही उन्होंने कि भाई 2, 9, 4, 6 घंटे की जानकारी जैसे मिल जाती है उनको 100 घंटे का पैसा उनके यहाँ मिल जाता, ट्रांसफर हो जाता है। 100 घंटे से काम अगर कम उनका होता है तो जितने घंटे वो करते हैं उस घंटे के हिसाब से मिलता है। उसने बैंक में पैसा जमा कराने की बजाय देरी करी, 26 दिन बाद पैसा जमा कराया। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि किसान का जो मुआवजे का पैसा था, अगर कोई कंपनी टाइम पे पैसा जमा नहीं कराती तो सरकार को उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन लेने की बजाय इस मामले को लटकाया और किसान का पैसा किसान को मिला नहीं, इसलिए किसान को मजबूर होकर के कोर्ट पे जाना पड़ा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इसमें आप उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के संज्ञान में ये मामला है और आपको इस बात की भी जानकारी है कि ये पैसा 26 दिन बाद ही जमा कराया गया था। उसके अलावा एक चीज़ और भी, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनमें किसान के खाते खुले हुए केसीसी के माध्यम से, और उन केसीसी के खातों के अंदर जो पैसा जमा होता है उसमें अगर किसान से बिना पूछे, बिना उसकी स्वीकृति ले बिना बैंक जो है उनके खाते से पैसा काटती रही है। अगर नहीं काटेगी तो भी ये मान करके चलो जब उसका प्रीमियम नहीं काटा गया तो फिर किसान को पैसा नहीं मिलेगा। ओबीसी बैंक सरसा का एक मामला है जिसमें बहुत से किसानों को इसको लेकर के दिक्कत आ रही है कि उनसे बैंक के अंदर जो उनके खाते थे उनसे बिना स्वीकृति के ही प्रीमियम नहीं काटा। इस वजह से किसान को प्रीमियम करने की दशा में फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला, जबकि किसानों को केसीसी खाते हैं और उनमें बैंक का उनका प्रीमियम नियम के अनुसार काटना जरूरी है, तो वो भी नहीं काटना, उसकी वजह से भी किसान का एक सीधा सीधा नुकसान है। उसके इलावा अब पिछले दिनों बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई बहुत सी जगह पे, उसकी वजह से भी किसान की फसल का खासा नुकसान हुआ है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, एक जो बवंडर आया था पलवल में, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसकी भरपाई भी करेगी?
क्या उनको भी मुआवजा देगी? क्या उन लोगों को, जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिनके पशु मर गए, जिनके लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, क्या उनकी भी सरकार कोई मदद करेगी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो आज बजट पेश किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि आज का जो हरियाणा का बजट पेश किया जाना है वो पूरी तरह से किसान और कर्मचारियों पर केंद्रित है। तो देखना ये रहेगा कि थोड़ी ही देर में कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, उसमें हरियाणा वासियों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, कर्मचारियों के लिए भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अब तक करीब 56,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का दावा किया गया है और आने वाले दिनों में करीब 25,000 भर्तियां किए जाने का भी दावा किया गया। नौकरियों का रोड मैप बजट में दिखाई दे सकता है। अब देखना यह रहेगा कि बजट में और वर्ग को लेकर क्या क्या खास रहेगा। हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया जाएगा, प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूती देने पर भी जोर होगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बजट किसानों और कर्मचारियों पर केंद्रित हरियाणा का बजट होगा, ये माना जा रहा है। युवाओं और महिलाओं को भी विशेष इसमें ध्यान रखा जाएगा और बजट पूरी तरह से चुनावी हो सकता है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। वो किसानों की उस समय चिंता करें। मान लो ये मामले कई बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कंपनियां तो बड़ी होती हैं, बैंक भी बड़ी होती हैं, किसान छोटा होता है। तो ऐसे में अगर सरकार को ये लगता है कि नहीं ये जायज़ बात थी, लड़ाई लंबी चलेगी, तो ऐसे में उन किसानोअभियानों को ज़्यादा समय नहीं लगे, सरकार कुछ उस मामले में करे, इस विषय पर भी एक विचार शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत बड़ी संख्या में, कुल मिला के अगर मैं पूरे हरियाणा का डाटा दूं तो जिसमें रिपीटिशन है, मतलब हर फसल में वही किसान आते हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या इस नाते से वो कवर होकर अपना क्लेम अच्छे से ले चुकी है। लेकिन अब एब्सोल्यूट अगर मैं ये कहूँ कि भाई कितने परिवारों तक गया होगा, तो सभी उनका मिलाकर 26,74,000 किसान अभी तक बीमे के कवर में आके, और वो कुछ ना कुछ जो है जिसमें हर साल रिपीट होता है वही आंकड़ा, मतलब कभी 5.5 लाख है, कभी 4 लाख है, वो रबी में भी आते हैं, खरीद में भी आते हैं, इसलिए ये टोटल नंबर है, ग्रोस नंबर है। लेकिन एक लगभग 10,000 के लगभग मामले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उलझे हैं। उसमें से 2,053 मामले बैंकों में उलझे हैं और 1,733 मामले जो है वो कंपनियों के साथ उलझे हुए हैं, और 3,400 मामले ऐसे हैं जो सुलटा दिए गए हैं। इसमें सिरसा का भी एक बड़ा मामला था, काफ़ी सारे गाँव का। और मुझे ये बताने में खुशी है कि भारत में हाईएस्ट पेड कोई जिला खरीद 2017 में तो वो सिरसा ही रहा है, इतना बड़ा कंपनसेशन किसी और जिले में नहीं मिला। एक नई बात भी माननीय सदस्य ने उठाई है कि जहाँ प्रीमियम नहीं काटा गया, किसानों के ने मना भी नहीं किया था, तो वो विषय और देखेंगे। अगर किसान ने मना किया है तो नहीं काटना चाहिए, मना किए बगैर नहीं काटा है तो वो एक विषय बैंक पर और बनता है, तो उसकी भी मैं जानकारी लूँगा। जो बवंडर का विषय है, पहले ही हाउस में हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि उसकी हम वो गिरदावरी करा रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी, और पीछे भी जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उस सब के भी गिरदावरी के आदेश सरकार ने दिए हुए हैं। जब गिरदावरी के आदेश होते हैं तो उसके साथ साथ ही डीडीए बीमा कंपनियों के जिम्मे जो हिस्सा है 25 से 30%, वो भी उस काम के लिए लगता है। इससे संबंधित पूछिए। थैंक यू सर। सर ऐसा है, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और कृषि मंत्री जी ने भी माना है कि सर जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है इसकी, ये बीमा की, इसमें सर क्लियर कट है कि सीजन would be covered compulsorily. This provision shall override any decision taken by FIS, financial institution. तो सर जो ऑटोमेटिक है कि सर अगर उन्होंने मना नहीं किया है तो उनका अपने आप कटेगा ऑटोमेटिक,
तो सर किसानों को क्यों तो सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़े? ये तो सर स्ट्रेट वे गवर्नमेंट को इसमें सर ये देखना चाहिए कि जो बैंक की गलती है, और सर एक ओबीसी नहीं है जो एक हवाला दिया माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, सर इस तरह के मैं माननीय कृषि मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा कि इसकी क्या वो जांच कराएंगे पूरे हरियाणा में सर, और बहुत से बैंक हैं। और सर जब किसान की गलती शुरू से ही नहीं है तो सर अगली फसल के लिए बेचारे को मुआवजा ना मिले, फसल नहीं बो सकता और नुकसान है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये जो भारत प्रधानमंत्री जी की जो योजना है इसे लागू करते हुए क्या किसानों को सीधा मुआवजा वो सरकार से या बैंकों से दिलाने का सुनिश्चित करेंगे जब उनकी गलती नहीं है तो? माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहूँगा कि जाकिर हुसैन जी कंसर्न दिखा रहे हैं। मुद्दा तो मैंने पहले ही कह दिया था और मैं बताया कि 2053 इश्यू ऐसे आए हैं जो बैंक रिलेटेड हैं हमारे पास, और हम उनको सबको निपटा रहे हैं। और दूसरी बात भी मैंने पहले ही कह दी कि आने वाले समय में इसकी और बेहतरी के लिए, मान लें बैंक के साथ हमारा केस निपटने में 1 साल लगता है, 1.5 लगता है, या कंपनी के साथ हमको टेक्निकल कमेटी में जाना पड़ता है सेंटर में, और उसमें मान लो समय लगता है, तो हम खुद ऐसी व्यवस्था हरियाणा में करने की सोच रहे हैं आने वाले समय में कि कुछ राशि हम अपने पास रखें अपनी तरफ से, जब निपट जाए तो उसको हम जमा कर लेंगे, फार्मर्स को उसके लिए डिले नहीं हो, फार्मर्स को वो जल्दी मिल जाए जब बाकी कंपनसेशन मिलने का। अगर सरकार को लगता है कि इनका राइट बनता है, केवल टेक्निकल गड़बड़ियाँ हैं, तो उस रास्ते पर जा रहे हैं। ये गड़बड़ें मैंने पहले ही स्वीकार किया कि खरीफ 2016 की 21 हैं, 16-17 की 714 बैंक रिलेटेड इशू हैं, खरीफ 17 की 1312 हैं और रबी की 6, 2053 ऐसी दिक्कतें हैं और 1733 ऐसी दिक्कतें हैं जो कंपनियों के साथ हमको आई हैं अलग अलग केसेस की, हम उनके निपटाने में लगे हुए। मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जो भी बताया कि बैंक की गलती है, बीमा कंपनी गलती है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से मामले हैं और एक मामला तो हमारी ग्रीवेंस कमेटी में ध्यान में आया और वहाँ मंत्री जी आदेश करके आए थे कि बीमा कंपनी और बैंक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। विनोद सन ऑफ दयानंद फतेहगढ़ गांव का रहने वाला, फतेहगढ़ का, नुकसान 100%, बैंक ने अपनी सर्वे भी हुआ उसका 100% का, उसका कहीं नाम उसके खाते में लिख दिया नंदगढ़ में 0% नुकसान, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा। खुद मंत्री जी आदेश करके आए बीमा कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। ऐसे बहुत से मामले हैं। पिछले दिनों अभी जब बाढ़ आई, जमीन जो उसकी गिरदौरी तो हुई है उसमें कोई और चीज़ है, बैंक ने सर्वे कर रखा सारा गलत। अब ये जो बैंक सर्वे करके गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्या पूरे हरियाणा के अंदर यह समस्या है? क्या इसका भी संज्ञान लेंगे? क्या कोई ऐसा दंड करने का इनका को आपका ऐसा कोई आगे आने जाने विचार है कि बीमा कंपनियों के खिलाफ कोई अगर ये गुस्ताखी करते हैं इनके खिलाफ पैनल एक्शन के लिए? वो बीमा में इसमें एक्ट में तो प्रावधान है नहीं, लेकिन क्या हरियाणा सरकार किसानों को राहत देने के लिए ऐसा कोई प्रावधान बनाए कि बीमा कंपनी जो गड़बड़ कर रही है उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करनी स्टेट गवर्नमेंट कर सके? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी की अध्यक्षता में एक ऐसी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है, वो जो भी निर्णय कर सकता है वो मान्य है। मैं ये मान्य सदस्य जो कह रहे हैं मामला बैंक का नहीं, ये कंपनी से रिलेटेड है। बैंक सर्वे नहीं करने जाता, कंपनी सर्वे करती है और कंपनी के साथ हमारा DDA होता है, और अगर 50 एकड़ से कम है तो तहसीलदार भी होता है, 50 एकड़ से ज़्यादा है तो SDM होता है लोकलाइज्ड क्लेम में, और बाकी क्लेम होते हैं वो क्रॉप कटिंग के होते हैं। तो उस नाते से कोई दिक्कत है तो वहाँ समाधान की कोशिश होती है, लेकिन जब समाधान 1-8 साल तक उसके बाद भी नहीं हुआ होता तो जैसे मैंने कहा कि फिर सेंटर में टेक्निकल कमेटी में जाना होता है। हम भी इस बात में लगे हैं कि स्टेट लेवल पर भी ऐसी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल वो बने। हमारे को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार है कंपनी को, लेकिन ब्लैक लिस्ट एकमात्र उपाय नहीं है, तब तक काफ़ी चीज़ें आगे चली गई होती हैं। तो वो उस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि स्टेट लेवल पर भी ऐसी जो ग्रीवेंसेज हैं उनको निपटाने का, नहीं तो नेशनल लेवल पर एक टेक्निकल कमेटी है जो उस तरह से प्रो फार्मर होकर सुनती है, और जैसे सिरसा के भिवानी के सब समाधान उन्होंने कराए वो हम जो है निपटे हैं, और हमारे लिए पॉजिटिवली निपटे हैं, कंपनियों के पक्ष में नहीं निपटे, किसान के पक्ष में निपटे हैं। तो इसलिए इतना अच्छा जो है इसमें करने में कामयाब हुए। 1140 करोड़ का क्लेम जो है अब तक की फसलों का किसानों को मिल चुका है, जबकि उनका सारा का सारा जो प्रीमियम है वो 406 करोड़ का जो है फार्मर्स का गया है। तो काफ़ी बेहतर ये योजना किसानों के लिए साबित हो रही है।
और जो समस्या का मामला है, जैसे मैंने डाटा आपको बताया कि 24,74,000 की तुलना में ये समस्याग्रस्त जो विषय है ये केवल 6,000 के आसपास का है और उसके भी समाधान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। संतोष 2985। स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य श्रीमती संतोष सारवान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि सरकारी गोदामों में अप्रैल 2014 से मार्च 2018 तक खराब हुए खाद्यान्नों की मात्रा कारणों सहित स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूँगा 2014 में अक्टूबर 2014 में हमारी सरकार बनी थी और उस समय जब हमारी सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर हमें ये सूचना मिली कि हमारे गोडाउन के अंदर कुछ लोग मिली भगत करके अनाज खराब कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अनाज खराब हुआ है। केवल मात्र 3 महीने अगर हमारे इस टर्म में जोड़े जाएं 30-35 मिनट लेट आ गया, चल बैठ दो। तो 2014-15 में 3,799.75 मीट्रिक टन अनाज खराब हुआ था और इस साल मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी की सारी टर्म 2014 में अक्टूबर में हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर थी और ये सारा अनाज जो है ना उधर वाले बैठे हुए व्यक्तियों के कार्यकाल में खराब हुआ है और उसके बाद तो 3 साल तक लगातार 2015, 2016-17, 2016-17 में केवल 530 मीट्रिक टन जो है वो अनाज सिर्फ आपके ज़िले में, जिस ज़िले से आप आते हैं, गृह क्षेत्र आपका यमुनानगर है, उस ज़िले में बाढ़ आने की वजह से कुछ मंडियों में अनाज खराब हुआ था। उसके अलावा हमारी सरकार के दौरान एक भी दाना हमने अनाज का खराब नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की। हमारी सरकार से पूर्ववर्ती सरकार में जिस प्रकार से अनाज खराब किया जाता था वो सारा ब्यौरा भी आपके सामने है। तो मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के दौरान ये वर्ष वाइज जो मैंने बताया कि 2014-15 में 3,799.75 और इसमें थोड़ा सा अनाज 2014-15 में जो हमारा एपड के द्वारा प्रोक्योर किया गया था, इसमें 0.18 MT जो है ना वो अनाज खराब हुआ था और 2015-16 में 0% अनाज खराब हुआ। 2016-17 में 530.50 मीट्रिक टन जो बाढ़ आने की वजह से मंडियों में अनाज पड़ा था, उस समय बाढ़ आ गई थी, उस समय अनाज खराब हुआ था। तो टोटल 4,330.43 मीट्रिक टन अनाज जो है ये इस दौरान जो है ना खराब हुआ। और जिन लोगों की वजह से अनाज खराब हुआ था, जिनकी जवाबदेही सभी इंक्वायरियाँ कराई गई, इसमें जिन लोगों की मिलीभगत पाई गई है तो उसमें सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध हरियाणा सिविल सर्विस कानून के तहत 2016 के नियम 7 के तहत हमने सभी आरोपित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की है। उनके खिलाफ हमने एक FIR भी दर्ज कराई है 156 नंबर, जो दिनांक 10/11/2015 को भारतीय दंड संहिता के अनुभाग 409, 420, 120B तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अनुभाग 13(1)C के तहत दर्ज करवाई गई है और ये कुरुक्षेत्र न्यायालय में कराई गई थी। इसके खिलाफ जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने इस FIR को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में जो है ना अर्जी दी हुई है, जिसकी तारीख अभी मई के अंदर जो है ना वो तारीख लगी हुई है। उस पर जो भी फैसला होगा तो इनके खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो अधिकारी सम्मिलित थे वो हमारे एक DFSO वीरेंद्र सिंह और 2 हमारे AFSO हरजीत सिंह संधू, सतीश सेतिया और 2 हमारे इंस्पेक्टर रामनिवास जी, ईश्वर सिंह और 2 सब इंस्पेक्टर धर्मपाल और कुमार गौरव, इनके खिलाफ जो है ना चार्जशीट
जो है ना दी गई है, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। तो इस प्रकार से इन कर्मचारियों के खिलाफ हमने इस प्रकार का एक्शन लिया है। और इसके अलावा माननीय सदस्य ने भी पूछा है कि सरकार अनाज के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध कर रही है, कितना हमारे पास स्टॉक कैपेसिटी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस समय जो कवर्ड स्टोरेज है वो 89.222 लाख मीट्रिक टन के हमारे पास इस समय कवर्ड गोडाउन है। और उसके अलावा 29.97 हमारे पास ओपन प्लिंथ के माध्यम से हम अनाज जो है स्टोर करते हैं। तो ये टोटल 119.19 लाख मीट्रिक टन के हमारे पास जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी है। और इस समय हमारा अनाज सुरक्षित रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम भंडारण कर सकें, तो इसके लिए हमारी एक स्कीम जो भारत सरकार की स्कीम है स्टील साइलोज, वो भी हम जो है वो हरियाणा के अंदर बनाने जा रहे हैं। उसमें से 3 लाख मीट्रिक टन के हमारे FCI के द्वारा जो काम शुरू हुआ है। और जो 6.5 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन बनाने हैं, स्टील साइलोज बनाने हैं, उनकी हमने भारत सरकार के जो ही वहाँ से अनुमति मिलेगी उस पर भी हमने काम कर दिया जाएगा, उस पर भी हम काम शुरू करते हैं। हमारी सारी जो है पूरी तैयारी है, सभी जो है ना हमने टेंडर भी जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हैं। तो ये सारी की सारी तैयारी। ठीक 3033 तो आप सारी बात आपने बोल दिया, जवाब दे दिया। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब सदन के पटल पर रखा है उसमें तो नहीं श्रीमान जी है, लेकिन मैं खड़े होने से पहले श्रीमती त्रिखा जी ने कहा कि आज सुबह से भाई सबको मना करने लग रहा। मैंने कहा अगला जवाब जरा गुड़ में लपेट के दूंगा, इसको पसंद आएगा। अभी 2-3 दिन पहले हाँ लपेट देंगे, इसको इलाज करना है। अध्यक्ष महोदय, ये जो नूह से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लाइन की नसीम अहमद जी ने मांग की, ये 14 अगस्त 2017 को माननीय गडकरी जी गुड़गांव से लेकर सोना तक 4 लाइन का शिलान्यास करके गए। उस दिन मैंने मांग की थी कि इसको अलवर रोड तक, वहाँ से अलवर की सीमा तक पहुँचाया जाए, वो हाँ भर के गए। लेकिन इन बिटवीन ये हुआ कि एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सोना से और बॉम्बे के लिए निकला वाया नूह फिरोजपुर जिला अलवर होके, वो भी 4 लाइन एक्सप्रेसवे है। इसलिए NHAI ने सोचा कि जब एक एक्सप्रेसवे पैरेलल बन रहा है तो इसको हम 4 लाइन नहीं करते। आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी से बात हुई और 3 दिन पहले मैंने भाई के एक सवाल सप्लीमेंट्री में जवाब भी दिया था कि हमारी ये कोशिश है कि इसको भी 4 लाइन बनाई जाए। और मैंने कहा था कि मैं खुद गडकरी से मिलकर इस पर पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। और सुबह मुख्यमंत्री से बात हुई और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ, भाई नसीम अब ये कहता हूँ कि सदन खत्म होने के बाद जब ये समाप्त होगा